गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज पेपर 5 का डिस्कशन, जो अपन को रिज्यूम करना है 20th क्वेश्चन से। तो 21st क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन चल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, है ना, जो टॉपिक वाइज है। तो 21st क्वेश्चन है, गिवन अ कर्व सी, सपोज दैट टेंजेंट लाइन एट पी एक्स वाई ऑन सी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखे 1,0। इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व सी देन द कर्व सी डिनोट्स। तो कर्व सी के बारे में बताना है और शायद अपने को कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े। तो मान लेते हैं कोई कर्व है इस टाइप का, टेंजेंट लाइन एट पी है ना, कोई पॉइंट पी है, ये एक्स वाई है, और ये कह रहा है टेंजेंट लाइन एट पी ऑन सी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। तो पी को अपन ने किसी पॉइंट से जोड़ा है, लेट्स से क्यू यहाँ पर है, क्यू पॉइंट है 1,0। अच्छा, और क्या बोल रहा है, इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व एट सी, इफ द लाइन, ये जो लाइन है, ठीक है, सपोज दैट टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर कर दिया अपन ने, परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन और क्यूपी लाइन के बीच का एंगल कितना है 90। इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व सी देन द कर्व सी। तो इफ ये लाइन है ना, ये लाइन अगर टेंजेंट है कर्व सी पर, ठीक है, कोई टेंजेंट लाइन दे रखा है अपने को, खैर वो बात की बात है, ये जो चीज़ है ये टेंजेंट लाइन है, बात की बात है, ये शायद बाउंड्री वैल्यू कंडीशन के काम आएगा। पर फिलहाल जो मेजर जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पी एन क्यू, यहाँ से बनेगी ना डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी यहाँ से, और लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व एट सी, ये बनेगा शायद बाउंड्री वैल्यू कंडीशन जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बताएगा। तो ऐसा करते हैं, अपने को एक बात दे रखी है कि ये जो लाइन का स्लोप है, तो इस लाइन का स्लोप लिखते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। तो पी क्यू लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये पी क्यू लाइन का स्लोप। और ये जो लाइन का स्लोप है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन y, ये इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। अच्छा, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो है उसका स्लोप होगा टेंजेंट लाइन की स्लोप के बराबर, या अगर कर्व जो है y है तो ये होगा dy बाई डी एक्स के बराबर। क्लियर है? क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू है वो एक्चुअली क्या है, इसके टेंजेंट लाइन का स्लोप, और इसके टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन के स्लोप के परपेंडिकुलर, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ पी क्यू। अच्छा, अब इसमें क्या किया, dx को उधर ले जाते हैं तो माइनस आ रहा है x माइनस 1 dy, और y dy उधर आ रहा है, फिर सबको एक साइड रखा तो ये आ रहा है x माइनस 1 dx प्लस आ रहा है y dy इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया है, ये पूरे x के टर्म, ये पूरे y के टर्म, तो अपन इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, और दोनों साइड अपन ने इंटीग्रेट कर दिए, और दोनों साइड इंटीग्रेट करके आएगा x माइनस 1 का इंटीग्रेशन। तो x माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, y का इंटीग्रेशन आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, प्लस दोनों इंटीग्रेशंस के नेट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को अपन ने बोल दिया c। ओके, तो ये दिख रहा है अपने को, ये तो सर्कल जैसा आ रहा है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, है ना, माइनस 2c को मैंने लैम्डा बोल दिया। तो ये तो सर्कल है, और सर्कल का सेंटर कितना है 1,0, आराम से दिख रहा है, सर्कल का सेंटर है 1,0। अब आते हैं अपन इस पर बाउंड्री वैल्यू कंडीशन पर, लैम्डा या सी डिटरमाइन करने के लिए। लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, तो अगर मान लो ये लाइन जो है कर्व पर टेंजेंट है, तो सर्कल पर टेंजेंट अगर कोई होता है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना होता है, रेडियस। तो अपन ऐसा करते हैं 1,0 सेंटर और टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो 10 और लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें x की जगह रख दिया, यह जाएगा का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आएगा, 4 प्लस 9 13। तो ऊपर आ रहा है माइनस 13 का मॉड, और नीचे आ रहा है रूट 13, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 13। तो रेडियस आ गया रूट 13। तो रेडियस अगर रूट 13 है तो अपने को पता है x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, राइट साइड में कितना होता है, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो कर्व सी अपने को पहले स्टार्टिंग में दिख गया था कि सर्कल आएगा। अच्छा, ये बोल रहा है टचिंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
तो टचिंग द एक्स एक्सिस के लिए अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, जो एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ है मैंने आपको बताया था क्लास में, एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ कितना होता है, ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। जैसे बी ऑप्शन चेक करना है तो वाई इंटरसेप्ट का लेंथ होता है ट्वाइस एफ स्क्वायर माइनस सी। सर्कल हुज वाई इंटरसेप्ट इज 4 रूट 3, तो वाई इंटरसेप्ट यही लेंथ है, ये वाई इंटरसेप्ट है, ये एक्स इंटरसेप्ट है। पैराबोला विद एक्सेस पैरेलल टू, तो गलत ही हो गया क्योंकि पैराबोला तो आ ही नहीं रहा, अपना आंसर सर्कल है। एक बार देखते हैं इसमें जी स्क्वायर, तो इसको अपन ने ऐसा कि जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13 इज 0। तो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इज 0। और इसमें भाई g का वैल्यू कितना आ रहा है, -1, f का वैल्यू कितना आ रहा है 0, c का वैल्यू कितना आ रहा है -12 है ना, ये आ रहे हैं जी एफ सी। अच्छा जी स्क्वायर माइनस सी, भाई एफ स्क्वायर माइनस सी, एफ स्क्वायर माइनस सी तो कितना आ रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा, वाई इंटरसेप्ट है ना, तो जी स्क्वायर माइनस सी 0 है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी तो ये बन रहा है, और ये कितना आ जाएगा 2 रूट 13 बन रहा है ना। तो उसने तो बोला है टच करना, टच करने का मतलब क्या होगा कि एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ कितना आ जाए 0, तो वो तो नहीं आ रहा, ये ऑप्शन गलत। वाई इंटरसेप्ट के लिए ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये आ जाएगा 12 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 3 है ना, तो 2 इंटू रूट 3, 4 रूट 3, तो वाई इंटरसेप्ट का लेंथ आ रहा है 4 रूट 3। भाई सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वाई इंटरसेप्ट 0 आ रहा है, ये सही हो जाएगा क्योंकि वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना आ रहा है 4 रूट 3, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से अपन ने क्या क्या रिवाइज किया, इस क्वेश्चन से अपन ने एक तो रिवाइज किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा वेरिएबल सेपरेबल, उसको तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं, सबसे बेसिक फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच और बता देता हूँ मैं इस सवाल की। ये एक तरीका और आप सोच सकते हैं ऐसे कि मान लो आपको दे रखा है, मतलब आपने हल्का सा स्केच बनाया, ये कोई कर्व है और ये कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है और ये क्यू है, तो आप सोचो कि जब जब आप क्यू को पी से जोड़ते हैं तो जो लाइन मिलती है वो हमेशा क्या होती है, पी पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर। और पी क्या है, कोई भी जनरल पॉइंट, तो पी कोई भी जनरल पॉइंट है, यानी कि उस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, उस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, वो लाइन हमेशा क्या है, इसके परपेंडिकुलर आएगी। तो ऐसा कौन सा कर्व है जिसमें अगर अपन टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें वो हमेशा उस पॉइंट को किसी पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर आए? वो तो एक ही कर्व जानता हूं मैं, सर्कल। क्योंकि सर्कल में क्या होता है कि कोई भी टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ करो और आप उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को सेंटर से जोड़ दो, हमेशा रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर आता है, किसके अंदर, सर्कल में। एलिप्स में नहीं आता, पैराबोला में नहीं आता, हाइपरबोला में नहीं आता, किस में आता है, सर्कल में आता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पॉइंट है जरूर क्या रहा होगा, सेंटर रहा होगा। और देखो दिख भी रहा है हमारे फाइनल आंसर में, ये दिख रहा है 1,0, दिस इज क्लियरली शोइंग कि 1,0 जो है सर्कल का सेंटर है। तो अपन पटाख से यहाँ से लिख सकते हैं कि जरूर इक्वेशन जो है क्या रही होगी, x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा रहा होगा कर्व सर्कल। और दूसरा फिर अपन रेडियस तो अपने यूजुअल तरीके से निकाल लेंगे कि सेंटर अगर 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, √13, जैसा कि मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला ही था, ये आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, है ना, क्योंकि कई जगह इसने ऑप्शन सर्कल दे रखा है। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ, पॉइंट ऑन सर्कल, एनी पॉइंट ऑन सर्कल को सेंटर से जोड़ा तो वो जो चीज़ है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है ना। सर्कल में ये खास प्रॉपर्टी होती है। ठीक है भैया, अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें अपन ने ये भी रिवाइज किया कि जो सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। सर्कल के वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर सर्कल एक्स एक्स को टच कर रहा है तो उसका एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ कितना होगा, 0, यानी कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, 0, यानी कि एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अ कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1,45 एंड इट्स स्लोप एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो ये भी वही दे रखा है अपने को जैसा पिछले सवाल में था कि स्लोप एट एनी पॉइंट। स्लोप एट एनी पॉइंट का मतलब है एक्स कॉमा वाई की बात कर रहा है, जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई पर स्लोप ही है। तो जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई पर स्लोप का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स बोल रहा है ये। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना दे रखा है, वाई बाई एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई बाई एक्स। अब ये सवाल कौन से टॉपिक का है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था कि डी वाई बाई डी एक्स जो है इक्वल टू होता था पूरी तरह राइट साइड y बाय एक्स का फंक्शन या x बाय वाई का फंक्शन। अगर नहीं होता था तो हम क्रिएट कर लेते थे बाय डिवाइडिंग बाय एन अप्रोप्रिएट पावर ऑफ x। जैसे मान लो अगर राइट साइड दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे क्रिएट करते थे अपन, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके अपन y बाय एक्स का फंक्शन बना लेते थे। अच्छा, और उसके बाद इसका वर्किंग रूल क्या था, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल सेपरेबल फ्रॉम अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तरीका ये होता कि y बाय एक्स को आप क्या रख दो, v रख दो, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा vx, फिर आप कर दो दोनों साइड डिफरेंशिएट, तो y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाया तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया x को तो आएगा 1, और x v को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में तो आएगा डी वी बाई डी एक्स। ये उठा के यहाँ पटक दिया तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वाई बाई एक्स कितना है v, और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर v। तो ये v और ये v गॉन, ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल। डी वी मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर v, उधर आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स का नेगेटिव। ठीक है यार, तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं, है ना। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 10, और माइनस 1 बाई एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसने कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए बोला है 1,45। तो x जब 1 है तो y कितना है 45, तो x1 y पाई बाई 4, तो v भी कितना हो जाएगा पाई बाई 4 अपॉन 1 यानी कि पाई बाई 4। तो v की जगह रख दिया अपन ने पाई बाई 4, तो 10/45 कितना हो जाएगा 1, और x की जगह रख दिया 1, तो 1 का लॉग कितना हो जाएगा 0, तो c का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर रख देते हैं, तो ये बन रहा है टेंजेंट ऑफ v, और v बेटे क्या था y बाई एक्स, तो v की जगह रख दिया y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स, और c का वैल्यू क्या है 1। कर्व हैज़ द इक्वेशन, तो आगे अपनी कर्व की इक्वेशन है ना, यही है कर्व की इक्वेशन। अब इसने y घेरने को बोला है तो अपन ऐसा करें, लिखते हैं इसको टेंजेंट ऑफ y बाई एक्स, 1 माइनस एल एन एक्स को लिख सकते हैं एल एन ई माइनस एल एन एक्स, है ना। 1 को क्या लिख लिया एल एन ई। अच्छा, अब अपन ने लिए दोनों साइड tan इनवर्स, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एल एन ई माइनस एल एन एक्स। एक बार देखते हैं इसको, तो y बाई एक्स, अच्छा x उधर उचका दिया अपन ने, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x इंटू tan इनवर्स ऑफ एल एन ई माइनस एल एन एक्स। अब देखते हैं, अब मेरे ख्याल से दिख जाएगा अपने को y इज इक्वल टू एक्स, इन्हीं दोनों में से लग रहा है, और x इंटू tan इनवर्स एल एन ई, यही है एल एन ई माइनस एल एन एक्स। तो ए ऑप्शन अपना आंसर। भाई इस क्वेश्चन से अपन ने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से अपन ने सीखा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना। डी वाई बाई डी एक्स पूरी तरह अपने को किसका एक्सप्रेशन दे रखा होगा, वाई बाई एक्स का। नहीं दे रखा हो तो अपन डिवाइड कर लें और क्रिएट कर लें। और वर्किंग रूल क्या होता है, वर्किंग रूल होता है आप ये सब्सटीट्यूट कर दो और उसके बाद आप तमाशा देखो, आपके सामने तुरंत ही वेरिएबल सेपरेबल टाइप का प्रकट हो जाएगा। फिर तो पट 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 अपन इंटीग्रेट कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, भी ट्राई तो मैंने यही किया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो लगभग सारे कवर हो जाएं, पर कुछ अगर कवर नहीं हो रहे हैं तो वो आराम से आपके जो फुल पेपर आने वाले हैं 7 उनमें ज़रूर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 23rd क्वेश्चन है, इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन
विद y 0 इज इक्वल टू 1 देन y पाई हैज़ द वैल्यू इक्वल टू। तो भाई ये तो ऐसा लग रहा है ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा। फिर मैंने बताया था कुछ एक इक्वेशन होती हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज में क्या है कि क्या करना होता है, सबसे पहले अपने को मैंने आपको एक फंडा बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि आपको लगे कि इक्वेशन रिड्यूसिबल है टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ट्रिक ये होता है कि RHS जो है, RHS जो उसमें केवल क्या आना चाहिए, x। तो RHS में अभी अपने को क्या दिख रहा है, y² दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सब्स्टिट्यूशन है जिसको करने के बाद हमारा आ जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपको तुरंत दिखने लगता है अगर आप राइट साइड पूरी तरह x का फंक्शन रखते हैं। तो पूरी तरह x का फंक्शन रखने के लिए हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड किससे, y² से। लिखते हैं इसको, तो आएगा 1/y² dy/dx और -1/y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या है कि आराम से दिख रहा है कि जो -1/y है उसी का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/y का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/y²। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, -1/y को रख दिया t और दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/θ का डेरिवेटिव आएगा 1/θ²। फिर चेन रूल में आएगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और राइट साइड आएगा dt/dx। अच्छा तो यहाँ पर क्या प्रकट हो जाएगा, dt/dx और यहाँ पर प्रकट होगा t, तो आएगा dt/dx प्लस t इज इक्वल टू राइट साइड आएगा sin x प्लस cos x। अब ये शुद्ध रूप से कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अपने को पता ही है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है यानी कि t का कोफिशिएंट है 1 का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। और आंसर जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है t मल्टीप्लाइड बाय यानी कि y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट राइट साइड यानी कि sin x प्लस cos x dx। अभी तो बहुत ही लवली मौसम बन गया है ना, ये अपना 2 क्लासिक इंटीग्रेंट बन गया। 2 क्लासिक इंटीग्रेंट क्या था, e की पावर x f प्लस एफ डैश। तो e की पावर x इंटू एफ प्लस एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स। लिख लेते हैं इसको, e की पावर x इंटू और एफ एक्स कितना है sin x और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा t हमें बैक सब्सटीट्यूट करना है, t हमारा कितना है -1/y, तो आ रहा -1/y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू दिस। अभी क्या बोल रहा है, 0 पर वैल्यू बने x0 y1, तो x0 रख दिया y1 रख दिया, ये आ गया, x0 रख दिया ये आ गया प्लस c। तो c का वैल्यू कितना आ गया -1, यहाँ रख देते हैं -1/y ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन x और c का वैल्यू -1। अच्छा इसमें क्या किया अपन ने, क्या करना था अपने को, y का वैल्यू निकालना है पाई पर, तो पटाख से यहाँ पर रख दो x की जगह पाई, तो x की जगह अपन ने रख दिया पाई। तो बेटे साइन 180 कितना हो जाएगा 0 है ना, यहाँ 0 आएगा। यहाँ पर देखते हैं -1/y ई की पावर आ रहा है पाई, ये वैल्यू 0 आ गया, इधर है -1 इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू, तो माइनस काट के क्या रहा है ई की पावर पाई इज इक्वल टू वाई। तो y का वैल्यू जब x पाई है तो कितना है e की पावर पाई, e की पावर पाई है ना, तो ए ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। हाँ भी, तो इससे अपन ने क्या रिवाइज किया, अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जरूरी नहीं है डायरेक्ट आए, कई बार कुछ सब्सटीट्यूट करने के बाद यानी कि बर्नौलीज जैसे फॉर्मेट में व्हाट यू कॉल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लाने के लिए क्या करना होता है, राइट साइड को पूरी तरह x का फंक्शन बना दो, आपको तुरंत दिखने लग जाएगा कि इसका डेरिवेटिव ये रहा, उससे आपका लीनियर का मसाला रेडी हो जाएगा। लीनियर के आपके सॉल्यूशन जो है वो याद होने चाहिए अच्छे से कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आता है, और
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इससे तो अपना टू क्लासिक इंटीग्रेंड भी रिवाइज हो गया है ना। टू क्लासिक इंटीग्रेंड में एक इंटीग्रेंड क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स। एक और दूसरा जो बताया था वो क्या था, एफ प्लस एक्स एफ डैश। एफ प्लस एक्स एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या आता है बाई पार्ट से एक्स एफ एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द सब्सटीट्यूशन विल ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अ होमोजेनस इक्वेशन। तो होमोजेनस इक्वेशन का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा, अगर राइट साइड में देखेंगे उसके तो ऊपर जो डिग्री है और नीचे जो डिग्री है वो बराबर होगा। ठीक है, तो पहले तो सब्सटीट्यूट करने के लिए इसके डिफरेंशियल लिखने पड़ेंगे। तो दोनों साइड x से डिफरेंशिएट कर दिया। अब u की पावर m का डेरिवेटिव क्या होगा, m u की पावर m माइनस 1 इंटू डी यू बाय डी एक्स। यहाँ पर पटक देते हैं इस बात को, तो y को पटकना है अपने को, ट्वाइस x की पावर 4, y है u की पावर m और डी वाई बाई डी एक्स है m u की पावर m माइनस 1 इंटू डी यू बाई डी एक्स। y की पावर 4, y की पावर 4 कितना आएगा, u की पावर 4m और 4 इंटू एक्स की पावर 6। अच्छा, अब इसको क्या किया अपन ने, उधर उचका लिया डी यू बाई डी एक्स और यहाँ पर आएगा ट्वाइस एक्स की पावर 4 u की पावर 2m माइनस 1 इंटू m इज इक्वल टू 4 एक्स की पावर 6 माइनस u की पावर 4m। अच्छा, तो डी यू बाई डी एक्स जो है वो कितना होगा, यह आएगा 4 एक्स की पावर 6 माइनस u की पावर 4m डिवाइडेड बाय, है ना, ये वाले सारे टर्म। तो आ रहा 2m, ये तो कांस्टेंट है, x की पावर 4 u की पावर 2m माइनस 1। ओके, है ना, ऐसा बन रहा है। अब दोबारा अपन इस बात पर विचार करते हैं कि क्या ये होमोजेनस है कि नहीं है। तो होमोजेनस होने के लिए पता होता है अपने को कि ऊपर के जितने भी टर्म हैं जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन सबका डिग्री क्या होना चाहिए, सेम। पहली चीज़, न्यूमरेटर में जितने भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनका भी डिग्री क्या होना चाहिए, सेम। उसके अलावा ऊपर का जो डिग्री है और नीचे का डिग्री है वो भी क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पर दिख रहा है आराम से ठंडे ठंडे कि एक जो वेरिएबल है u और x में, एक वेरिएबल है उसकी पावर कितना है 6, दूसरे वाले वेरिएबल का पावर कितना है 4m। तो दोनों का जो डिग्री है वो सेम होने के लिए क्या होना चाहिए, 6 जो है 4m के बराबर होना चाहिए। सभी की पावर क्या होनी चाहिए, सेम। तो इससे m कितना हो गया 3/2। m अगर 3/2 होगा तभी ये क्या बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, 6 डिग्री का, और ऊपर होमोजेनस बनेगा एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 6। अच्छा, अब ये चेक कर लेते हैं कि ऊपर जो 6 डिग्री का बन रहा है m की इस वैल्यू के लिए, क्या नीचे भी 6 डिग्री का बन रहा है। तो इधर रख के देखा 2m माइनस 1, तो 2m कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2। ऑल राइट, तो ये जो है वो कितने डिग्री का है, ये है डिग्री का 2, और 2 डिग्री को मल्टीप्लाई करें अगर 4 डिग्री से तो 2 डिग्री इंटू 4 डिग्री कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। तो ये न्यूमरेटर भी 6 डिग्री का आ रहा है, डिनोमिनेटर भी कितने डिग्री का आया, 6 डिग्री का। तो दोनों अगर ऊपर नीचे 6 डिग्री के हैं तो क्या बन गया, ये होमोजेनस बन गया। और इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग x की पावर 6 और u बाय x को रख करके v, फिर बन जाएगा ये वेरिएबल सेपरेबल। पर खैर इतना आगे जाने की जरूरत नहीं, बस हाँ इनटू होमोजेनस पूछा उसने, तो अपने को देखना है कि होमोजेनस कब बन रहा है। तो आ गया अपना आंसर, m का वैल्यू कितना है 3/2। तो यस, m 3/2 के लिए ऊपर नीचे दोनों का ही डिग्री सेम आ रहा है। तो इससे अपन ने क्या रिवाइज किया, हाउ टू कन्वर्ट इनटू अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसके बाद वर्किंग रूल भी मैंने आपको बता दिया। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्किंग रूल होता है y बाय एक्स को v रख दो या x बाय y को v रख दो। ठीक है, उससे आपका वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। There are 5 cards numbered 1 to 5, 1 number on 1 card, 2 cards are drawn at random without replacement. Let x denote the sum of the number on 2 cards drawn.
देन वेरिएंसेस। तो वेरिएंस का अपने को फॉर्मूला पता ही है ना, वेरिएंस का फॉर्मूला पहले अपने को क्या निकालना होगा, x, ठीक है, कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है x की। x डिनोट सम ऑफ नंबर ऑन टू कार्ड्स, तो कार्ड है 1 2 3 4 5, और क्या बोला है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि दोनों कार्ड्स जो अलग अलग है, ऐसा नहीं हो सकता दोनों कार्ड सेम हो। तो सबसे छोटा जो सम है, सबसे छोटा जो सम है वो क्या हो सकता है, सबसे छोटे नंबर, तो x का वैल्यू 3 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना, 1 4 लेकर के, और 6 भी हो सकता है 1 5, 7 हो सकता है हाँ 3 4 लेकर के, और 8 हो सकता है हाँ 3 5 लेकर के, और 9 हो सकता है सबसे बड़े 4 और 5 नंबर को लेके। इसके अलावा और कोई x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। फिर अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x। यहाँ पर कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर अपन ने 2 कार्ड ड्रॉ किए और उनमें एक कार्ड पर 1 एक कार्ड पर 2, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं, तो कितने कार्ड हैं टोटल 5, कोई भी 2 कार्ड उठाने के तरीके कितने हो जाएंगे 5C2। दीज आर द नंबर ऑफ वेज टू पिक 2 कार्ड्स। अच्छा 1 और 2 क्या है, खास कार्ड है, तो खास कार्ड को लेना है, तो एक 1 आना चाहिए एक 2 आना चाहिए, तो मुझे उठाने क्या है 1 और 2, तो 1 और 2 उठाने के लिए इन 2 में से यही 2 कार्ड आ जाए, तो लिखेंगे कैसे उसको 2C2। 2C2 कितना होता है 1, और 5C2 हो जाएगा 5 × 4/2 है ना, ये कितना आ जाएगा 1/10। अब सिमेट्री से दिख रहा है 9 आने के लिए जो 4 5 है, इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा सेम। अच्छा प्रोबेबिलिटी अगर अपने को सम कितना चाहिए 4, तो सम 4 के लिए अपने को क्या चाहिए 1 3। क्या 4 और कोई तरीका है उससे आ सकता है, 2 2 तो आएगा नहीं, तो केवल क्या है 1 और 3 है, 1 के अलावा कोई और नंबर लूंगा 2 के 3 के, 3 से बड़ा गलत, और 2 लेकर के तो आएगा नहीं, और 1 3 या 3 1 को मैं एक ही मान रहा हूँ क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो सेलेक्ट कर रहा हूँ, अरेंज नहीं कर रहा हूँ। तो 5 में से कोई भी 2 कार्ड लिए और ऊपर क्या आ जाएगा 2C2, तो ये भी कितना आ गया 1/10। तो सिमेट्री से दिख रहा है कि 8 के लिए कितना आएगा, एक ही केस बनेगा, एक 3 आ जाए एक 5 आ जाए, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं 5C2, और केवल 3 और 5 ही आ सकता है, तो ये कितना आ गया 1/10। अच्छा अब देखते हैं अपन, 4 आ गया 8 आ गया 5 देखते हैं, सम 5 आने के लिए कितने तरीके हो जाएंगे, एक तो लग रहा है कि 1 4 हो जाएगा, एक कितना है 2 3, और तो कोई नहीं बन रहा, तो 1 4 का जो चांस है, 1 4 का जो चांस है वो अगेन कितना हो गया 1/10, और 2 3 का भी चांस कितना हो गया 1/10 है ना, यही वाली सारी कैलकुलेशन, और दोनों डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट है तो क्या कर दें अपन, इनका सम कर दें, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0। अपना एक और बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 6, तो बताओ बेटे सम जो है 6 आने का क्या क्या तरीका हो सकता है। भाई एक तरीका है 1 5, ठीक है, उससे सम 6 आ जाएगा, और दूसरा तरीका है 2 4, ठीक है, 3 3 तो होगा नहीं क्योंकि कार्ड रिपीट नहीं करेंगे, तो जो केसेस हैं वो हैं 1 5 और 2 4। आंखों से दिख रहा है कि दोनों क्या हैं डिसजॉइंट है, और केसेस का तो अपन ने कर लिया एक बार काउंट, प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/10, तो ये नंबर भी कितना आ गया 2/10। अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं, टेबल बना लेते हैं, 1/10 1/10 2/10 2/10 1/10 1/10 1/10। ये क्या चक्कर हुआ भाई, 7 का कितना था, 8 का 1/10 है, 7 का नहीं निकाला गया अभी तक। अच्छा प्रोबेबिलिटी 7, भाई सम 7 कैसे आएगा, 2 5 से आ जाएगा, और 3 4 से आ जाएगा, 1 6 तो है नहीं खैर क्योंकि 6 है ही नहीं, 2 5 3 4 4 3 तो आ ही गया, 3 4 4 3 एक ही चीज़ है, और तो ये इसका भी यही आ जाएगा है ना, क्योंकि 2 ही केस बन रहे हैं, तो 2 केस में प्रोबेबिलिटी क्या बनता है 2/10। ये अपन ने निकाला नहीं था, इसका वैल्यू है 2/10। ठीक है भाई, एक बार बस चेक करने के लिए कि ये सभी का सम कितना आना चाहिए 1, तो 1 + 1 2 4 6 8 9 10, सही, प्रोबेबिलिटी इन सबका जो है सम उनका 1 आ रहा है। ठीक है भाई, अब आते हैं अपन वेरिएंस पर।
तो वेरिएंस जो है उसका फॉर्मूला है ना, वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। हाँ भाई, अपन सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहे थे, है ना। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो क्या होती है, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई एक्स आई, है ना। और ये बेसिकली होता है पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर का सिग्मा। अब एक्स आई का स्क्वायर अपन यहाँ लिख लेते हैं, तो यह आ जाएगा 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81, ठीक है। और अब वैल्यू लिखना चालू करते हैं। यही वेरिएंस होता है सिग्मा का स्क्वायर। वेरिएंस बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर होता है। तो पी आई एक्स आई स्क्वायर, बेटे पी आई ये तो गिनना पड़ेगा, तो लोग गिनते हैं 1/10 और एक्स आई का स्क्वायर यानी कि 9 पहले वाले के लिए, प्रोबेबिलिटी 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस प्रोबेबिलिटी कितनी अगले वाले की 2/10 और 25 प्लस 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 36 प्लस 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 49 प्लस 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 64 प्लस 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 81 माइनस भाई पी आई एक्स आई है ना, पी आई एक्स आई देखते हैं। तो पी आई एक्स आई भाई कितना आ जाएगा 3/10 प्लस 4/10 और नंबर इंटू प्रोबेबिलिटी 5 2 ज़ा 10/10, 6 2 ज़ा 12/10 और कितना है 7 14/10 प्लस 8/10 प्लस 9/10, ठीक है ये। अच्छा भाई यहाँ पर क्या है 1/10 एक बार पी एक्स आई के स्क्वायर में कॉमन ले लेते हैं, तो यार 9 + 16 25, 25 + 50 75, ये आ जाएगा 72 + 98, 72 + 98 कितना हो गया 170, 64 + 75 है ना, ये आ जाएगा 145 माइनस 1/10। अब यहाँ जोड़ लेते हैं 12 12 12, तो 12 3 12 पंजे 60, ठीक है ये लिखा हुआ है। तो 75 ये आ जाएगा 220 220 और 170 आ जाएगा 390, 390/10 आ जाएगा 39 और ये लिखा हुआ है 6 पी आई एक्स आई का स्क्वायर, है ना। तो कुछ गड़बड़ कर दी एक्चुअली, इसका स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये है ना, ये आ जाएगा ना। कुछ हल्का सा त्रुटि हो गया था, मैं भूल गया था। सिग्मा पी आई एक्स आई जो है उसका स्क्वायर करना होता है, ठीक है ना, एवरेज का स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एट एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू एट एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक सही लिखा था मैंने, यहाँ पर मैं गड़बड़ कर गया, ठीक है। तो वो याद आ गया क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू आता नहीं है ना, वैल्यू बहुत छोटा सा होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन अपना आंसर। भाई इस क्वेश्चन से बने क्या सीखा, एक तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले सैम्पल स्पेस डिसाइड करना होगा कि x का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन ने केसेस बनाए कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ ये आ सकती हैं x की। फिर अगला पॉइंट ये होता है कि उन वैल्यूज़ ऑफ x के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ लिखनी होती है, यानी कि पी एक्स आई लिखना होता है। तो अपन ने लिख दिया पी एक्स आई। फिर उसके बाद आपको वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस होता है सिग्मा का स्क्वायर और सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और वेरिएंस होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू एट एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स के एंटायर का स्क्वायर, या ई एक्स स्क्वायर क्या होता है पी आई एक्स आई स्क्वायर का सिग्मा, और ई एक्स क्या होता है पी आई एक्स आई का सिग्मा, और पी आई एक्स आई का सिग्मा जो है वो जानते हैं अपन एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये सब अपने रिवाइज कर लिया, काफ़ी कुछ रिवाइज हो गया इससे। भाई ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी में दो टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। एक तो अपना जो नॉर्मल जो अपन जेई एडवांस वाले जो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और एक इस टाइप के सवाल, ठीक है, ये जेई मेंस में डेफिनेटली आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जेई एडवांस में नहीं आते, ठीक है।
और जेईई मेंस में रेगुलरली आ रहे हैं। कई बार प्रोबेबिलिटी के 2 सवाल आते हैं, एक इस टाइप का वेरिएंस से रिलेटेड और एक उस टाइप का जो जेईई एडवांस वाला है, बेस थ्योरम वगैरह के जो क्वेश्चन हैं। 26 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट किया है फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना। तो अगेन वही टेबल बनानी है, नंबर ऑफ किंग्स, है ना। तो अगर 2 पत्ते अपन ने ड्रॉ किए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो जो पत्ते जो बादशाह हो सकते हैं उनकी क्वांटिटी क्या क्या पॉसिबल है, एक्स की जो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं। तो भाई या तो क्या होगा, कद्दू, एक भी बादशाह ना आए, या एक बादशाह आ जाए, या क्या हो 2 बादशाह, दोनों पत्ते और दोनों बादशाह, इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता। फिर क्या करना होता है, अगला स्टेप स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो प्रोबेबिलिटी की अपन ने 2 पत्ते निकाले और दोनों में कोई बादशाह नहीं आया, तो ये क्या होगा भाई, बादशाह कितने होते हैं 4 और बाकी पत्ते कितने हैं 48, टोटल कितने हैं 52। तो अपन ने क्या किया, टोटल 52 में से कोई भी 2 पत्ते निकाल लिए, कोई भी बादशाह ना आए, इसका मतलब रिमेनिंग 48 में से कोई भी 2 आ जाए। ठीक है, ये अब भाई 48 और 52 में ये अपन 13 से जा रहा है, और ठीक है चलो अभी तो जाने दो इसको। कितना आ रहा है ये, 13 ज़ा और 12 ज़ा इंटू 47, 51 इंटू 13, ये 3 से और जा रहा है ना। तो 3 17 ज़ा और 3 4 ज़ा 317, तो 13 इंटू 17, ये 13 इंटू 17 कितना आएगा, 15 माइनस 2, 15 प्लस 2, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 4, तो बेटे ये कितना बन गया है 221 और 47, है ना। 200 में से 12 कम, 200 में से 12 कम। अरे बड़ा अत्याचार कर रहे हैं ये लोग तो भाई, हैं, जान ही ले लेंगे, बहुत घटिया प्रोबेबिलिटी आ रहा है बे, है। चलो कोई नहीं, करना तो ही, एक एक्स यानी कि एक किंग, तो किंग आ जाए तो 48 पत्तों में से एक कोई पत्ता आ जाए, और 4 बादशाहों में से कोई एक बादशाह आ जाए, और बाकी 52 में से कोई भी 2 पत्ते आ जाए, एक बादशाह दूसरा नॉट बादशाह। तो ये कितना बनेगा 48 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51 इंटू 2, ठीक है ये बन रहा है। तो भाई इसमें से क्या 12 काट सकते हैं, 4 यहाँ से 3 यहाँ से, तो 4 यहाँ से काटा तो कितना आएगा 13, और 3 यहाँ से काटा कितना आएगा 17, और 12 यहाँ से काटा कितना आएगा 4, तो 12 4 4 16 टू द 32, ये बन रहा है। तो 32 बाय 221, और दोनों बादशाह आ गए हैं ना। तो दोनों बादशाह होते कितने हैं 4 में से कोई 2 बादशाह ले लिए, और बाकी 52 में से कोई 2 पत्ते ले लिए। 4C2 कितना होता है 6, और 52 C2 हो जाएगा 52 इंटू 51 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो भाई ये इसमें क्या, इसमें से 3 काट लेते हैं, इसमें से 4 काट लेते हैं, तो 3 इसमें से काटा तो कितना आ जाएगा 17, और 4 इसमें से काटा कितना आ जाएगा 13, और 3 चौक 12, तो ऊपर एक ही रह जाएगा। तो कितना आ रहा है 1/221। एक बार जोड़ के देख लेते हैं कि सभी का सम, सैंपल स्पेस के सभी जो बेसिक एलिमेंटल इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 है कि नहीं है। तो 188 प्लस 32 कितना आ जाएगा 220, 220 प्लस 1 कितना आ जाएगा 221, सही है। तो इनका सम 1 आ रहा है, ये अपन ने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया, ठीक है भाई। तो अब अपन रेडी हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसमें इवेंट कम है लेकिन नंबर बहुत ही घटिया दिया है इसने, खैर कोई बात नहीं। सिग्मा का स्क्वायर, तो सिग्मा का स्क्वायर अभी देखा ही था अपन ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ये होता है। अच्छा ई एक्स स्क्वायर है, ई एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई 0 का स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी
मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, ये लिखा है, माइनस EX के एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, PI/XI है ना, तो PI/XI ये तो 0 ही आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 32/221 प्लस ये आ जाएगा 2/221। ये अपना एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ना, एक्सपेक्टेशन। और इसका क्या करना होता है, स्क्वायर है ना, मैं फिर भूलने वाला था। ये तो 0 आ गया, हटाओ हटाओ, तो ये लिखा है 32 प्लस 4, तो 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 36/221 माइनस, अब 32 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 34, तो ये लिखा है 34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 221 है, ठीक है भाई। और 221 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ऑल राइट भाई, इसमें देखो कुछ यहाँ से 221 17 से जा रहा है क्या, एक बार ये देखना चाहिए अपने को। तो 170 है ना, तो 17 से 17 1 17 170 आ रहा है, 170 के बाद कितना बच रहा है, 51 17 हाँ जा रहा है ना, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। तो 17 2 जा तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और 17 15 जा लिखा हुआ है क्या, 17 × 13 लिखा हुआ है है ना, तो 17 तो 13 का स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर। ऑल राइट 36, इसमें कुछ जा रहा है क्या, ये 3 से नहीं जा रहा, इसके तो पता है ना अपने को क्या है, 13 17 ये दोनों ही प्राइम है, और ठीक है, तो किसी से नहीं जा रहा ये, तो ये कितना लिखा 4 और 13 का स्क्वायर कितना आएगा, 169, लिखा 36/221। अभी कोई बहुत चारा नहीं बचा है अपने पास, और ओहो हो इसने जो ऑप्शंस दिए हैं वो भी क्या है, बहुत क्लोज नंबर्स है ना, बहुत दूर दूर नहीं है, तो अपने को बहुत एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा 36/221। चलो पहले तो एक बार क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के देखते हैं, फिर बाद में एग्जैक्ट देखेंगे। तो 169 4/169, हाँ भाई अपन ने एक गड़बड़ कर दी, अपने को इसका अंडर रूट लेना था, तो अपने को ये काटना नीचे था, यहाँ पर कॉमन आराम से 221 का स्क्वायर आ जाता, तो ये वाला पार्ट हटा दो। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर ऊपर नीचे 221 से मल्टीप्लाई किया, तो 36 × 221 माइनस 34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 221 का स्क्वायर, और अब मैं अंडर रूट लगा ही देता हूँ स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 36 इंटू भाई इन दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन, 17 आ रहा है, 17 और 221 का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेते हैं, 221 ही आ जाएगा। 17 इंटू कितना आता है, 13 इंटू 36 माइनस 4 इंटू 17 है ना, ये लिखा हुआ है। तो 13 इंटू 36 है ना भाई, 13 इंटू 3 6 18 6 9 का 10 कितना जाएगा, 63864 468 है, और 17 4 सा कितना होता है, 17 4 सा होता है 68, ये आ रहा है 400। चलो कुछ तो अच्छा है इसमें, 17 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 221, तो बन रहा है 20√17 डिवाइडेड बाय 221 है ना, ये आ रहा है। तो √17 जो है करीब करीब आएगा 4.1 के आसपास। 4.1 इंटू ये कितना आ जाएगा, 41 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 41 इंटू 2 82/221 भाई 82 किससे आ रहा है, 41 से, तो ये करीब करीब आएगा, इसमें 2 कम कर दें अपन, 81/220 अप्रॉक्सीमेटली है ना, तो ये कट के कितना आ जाएगा 8.1, 4.05/22 है ना। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, मैंने 2 से काट तो दिया, अपॉन 11 है एक्चुअली, 4.05 डिवाइडेड बाय 11 है ना। इसको निकाल लेते हैं एक बार, इससे अपने को थोड़ा अंदाज़ा लगेगा। तो भाई 11 3 का कितना आएगा, 33, तो पहले ही पॉइंट आ जाएगा 33, तो 40 माइनस 33 कितना आएगा 7, और यहाँ जाएगा 75,
और करीब करीब आ रहा है 11 7 ज़ा 77, ठीक है ना, वो वेरी क्लोज है, मतलब 77 के काफ़ी पास है। तो आंसर करीब करीब 0.37 के आसपास आएगा, ठीक है ना, ये 0.37 ये अपना आंसर। अभी इसमें तो खैर कैलकुलेशन जो है मैंने प्राण पीने वाले रखे थे, ठीक है, कि इसमें अंडर रूट इतना खतरनाक है कि कैलकुलेट करने में आपकी हवा टाइट हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम में इतना मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में इतना मुश्किल नहीं आएगा, एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आएंगे ताकि अंडर रूट निकालने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। बस आप तो याद रखना कि वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना होता है, एक्स की वैल्यूज़ लिखनी होती है पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी लिखना होता है उन एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, और फिर उसके बाद ई एक्स स्क्वायर लिखना होता है और ई एक्स का स्क्वायर लिखना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 6 मैरिड कपल्स आर स्टैंडिंग इन अ रूम, ठीक है, 6 मैरिड कपल्स, यानी कुल मिला के कितने लोग हैं, 12। इफ 4 पीपल आर चोजन एट रैंडम, अगर 4 लोगों को अपन ने सेलेक्ट किया, देन द चांस दैट एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल इज अमंग द 4। तो अपने को क्या करना है, ऐसे सोचना है कि मान लो एक हस्बैंड है और उसकी वाइफ है, ये दूसरा हस्बैंड है और उसकी दूसरी वाइफ, मतलब पहली वाइफ मतलब वाइफ H3 W3, और चौथा हस्बैंड और उसकी वाइफ, और ये पांचवा हस्बैंड और उसकी वाइफ, और ये छठा हस्बैंड और उसकी वाइफ। ये 12 लोग हैं। अब क्या कह रहा है, 4 लोगों को सेलेक्ट किया है, देन द चांस दैट एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल। मैं एक सैंपल आपके सामने पेश कर देता हूँ ताकि अपने को कैलकुलेट करने में आसानी रहे। तो एक सैंपल ये कि भाई H2W2, ये तो आ गया एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल, और बाकी जो 2 लोग आए जैसे H3 और H6, तो ये लोग क्या है, आपस में जोड़ा न बनाने पाए। तो 6 मैरिड कपल्स अमंग 4, तो 4 लोगों को सेलेक्ट किया है, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, कोई भी 4 लोगों को सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, 12C4, ठीक है, ये तो अपना सैंपल स्पेस। अब आपने क्या किया, अब आपने जो लोगों को सेलेक्ट किया उनमें 2 तो कपल थे, तो टोटल कितने कपल हैं, 6, और मैं कितने कपल ले लूँ, 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 6 में से 1 को सेलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा, 6C1। ये 6C1 से अपन ने क्या किया, किसी एक कपल को सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे कितने और लोग लेने, 2 लोग लेने, और दोनों में कोई कनेक्शन, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया ये जो नंबर है और ये जो नंबर है वो क्या है, अलग अलग। तो बाकी कितने कपल बचे, 1 2 3 4 5, और मुझे इन 5 में से कितने नंबर लेने हैं, 2। तो बेसिकली मैंने क्या किया, 5 में से 2 कपल्स को शॉर्टलिस्ट किया। अब ये ध्यान रखें आप, कपल्स को शॉर्टलिस्ट करने का मतलब है 2-2 लोगों के जोड़े, यानी कि 5 कपल का मतलब क्या है, 10 लोग, और 2 कपल्स का मतलब कितना है, 4 लोग। तो अब तक मैं एक कपल को तो मैंने अपने घर पे रख ही लिया कि भाई तू हस्बैंड और तू वाइफ तो मेरे घर पे ही आ जाओ, आ गए, और इन दोनों को मैंने टेम्परेरी अपने दरवाजे पे बुला रखा है कि भाई तुम लोग ठहरो, अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन आ जाओ, तुम लोग आ तो जाओ ही। तो मैंने क्या किया, एक हस्बैंड और एक वाइफ, मतलब उसकी वाइफ क्या हो जाएगी 3, और एक H5W5, इनको मैंने वेटिंग पे रख रखा है कि भैया अभी तुम रुको, डिसाइड करते हैं अभी कि तुम में से किसको लेना है। तो इन 4 को मैंने अपने दरवाजे पे बुला लिया। अब मैंने कहा कि भाई इन दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, तो इन 2 में से किसी एक को ले लिया मैंने, या तो हस्बैंड को या वाइफ को। अब मान लो मैंने इसके हस्बैंड को ले लिया, तो क्या मैं अब इसकी वाइफ को ले सकता हूँ, नहीं, ठीक है, ये अलाउड नहीं है, नहीं तो फिर क्या है, दूसरा कपल बन जाएगा, जबकि अपन को केवल एक कपल चाहिए था, वो अपन ले चुके हैं। तो अब इसकी वाइफ को आप हटा दो, है ना, भगा दो, ठीक है। अब बाकी कितने बचे, बाकी आपके घर के दरवाजे पर 1 बचा है। आपने किसको दाखिला दे दिया अपने घर के अंदर, एक तो इन हस्बैंड वाइफ को, और एक ये वाले हस्बैंड को, और अब आपके घर पे ये बचे, कितने लोग आ चुके हैं, 3। इन दोनों में से भी मैं क्या करता हूँ, एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन दोनों में से अगर मैंने मान लो एक को सेलेक्ट कर लिया, मान लो इसकी बीवी को सेलेक्ट कर लिया, तो मैं क्या करूँ, इसको नहीं आने दूंगा, क्योंकि मेरा तो कलेक्शन हो गया ना पूरा। 2 मैंने यहाँ ले लिए और 1 मैंने यहाँ से ले लिया, 1 मैंने यहाँ से ले लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये 2C1 से क्या हुआ, जो 2 का पेयर था उसमें से 1 लिया और अगला जो पेयर था उसमें से 1 लिया। इस तरह से करने पर दोनों में से क्योंकि 1-1 लिया है, तो वो जो 1-1 लिए क्या वो जोड़ा बने, नहीं बने। तो इसी वजह से क्या है, उनमें कोई कोरिलेशन नहीं है, जो जिनमें रिलेशन था वो मैं स्टार्टिंग में ही ले चुका था।
तो दिस इज़ वन वे टू अप्रोच, है ना, ये एक तरीका है। ये कैलकुलेट कर लेते हैं इसको एक बार। तो 61 कितना हो जाएगा, 6, 5C2 याद ही अपने को 10 होता है, 2 × 2 आएगा, 12C4 कितना आएगा, 12, 11, 10, 9 और 4 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 24। अच्छा 12 से ये और ये गॉन और 20, 10, 10 गॉन, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 11, 9 × 99। ये 3 से जा रहा है क्या, हाँ 3 16 जा और 3 33 है ना, तो 16/33 ना, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपना आंसर। तो इस तरह से कर सकते हैं। एक और तरीका बता देता हूँ मैं आपको, कई लोगों के दिमाग में कई तरीके आते हैं। मेथड 2, अब की बार मैंने क्या सोचा कि क्या करना है अपने को, कितने सब्सक्रिप्ट हैं, एक सब्सक्रिप्ट है 2, एक है 3, एक है 6, तो टोटल कितने अलग अलग सब्सक्रिप्ट हैं, 3। यानी कि मैंने क्या किया, 12 में से कोई भी 4 ले लिए और फेवरेबल गिनने के लिए मैंने पहले क्या किया, कितने जोड़ों को अपने दरवाजे पे खड़ा कर दिया, 3 को। तो 6 में से मैंने 3 जोड़े ले लिए। 3 जोड़ों का मतलब कितने लोग मेरे दरवाजे के बाहर खड़े थोड़ी देर के लिए वेटिंग में, 6 लोग। H2W2, H3W3, H6W6। अब उन 3 जोड़ों में से मुझे ये वाला जोड़ा अच्छा लग रहा है कि इस पूरे जोड़े को मैं अपने घर पे बुला लूँ। तो मैंने इन 6 में से जो 3 जोड़े लिए थे उसमें से 3 में से एक जोड़े को अपने घर में इनवाइट कर लिया। तो यानी कि H2W2 को मैंने इनवाइट कर लिया। अब बाकी जो 2 जोड़े बचे उनमें से मुझे बस एक एक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी दोनों में से एक एक ले लिया अपन ने, इस तरह से भी काम चल जाएगा अपना। तो भाई पॉइंट क्या है, पॉइंट ये कि भाई ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक, ये फिगर और ये फिगर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज है, पर नेट वैल्यू जो है दोनों की सेम ही है, ठीक है ना। सोचने का तरीका हल्का सा अलग है। ये लिखा है 6 10 × 60 और बेटे ये क्या लिखा, कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है 20 × 3, ये भी कितना आ जाएगा, 60। बाकी सब मसाला क्या है, सेम ही है, ठीक है। ठीक है भैया, अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भैया हस्बैंड वाइफ वाला क्वेश्चन जो है वो सेम होता है बिल्कुल, जैसे अपन जो पेयर ऑफ शूज़ की बात करते हैं कि मेरे पास 5 जोड़ी जूते हैं, मुझे 4 जूते सेलेक्ट करने, तो वहाँ पर और यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है बस, लेकिन मैथमेटिक्स पूरी तरह क्या होगी, सेम। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर, भाई ये मैंने लिया है ग्रिड प्रॉब्लम, है ना, ग्रिड प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिस्टर ए लिव्स एट ओरिजिन ऑन द कार्टेशियन प्लेन एंड हैज़ हिज ऑफिस एट 4,5, 4,5 पर उनका ऑफिस है। हिज फ्रेंड लिव्स एट 2,3 ऑन द सेम प्लेन। बनाते हैं इसको। मिस्टर ए जो है वो ओरिजिन पे रहते हैं और ग्रिड बन रखी है यहाँ पे, जैसे ये ग्रिड है, ये ग्रिड है, ये ग्रिड है, ये ग्रिड है, ऐसे ग्रिड बनी हुई और आप केवल ग्रिड पे ही चल सकते हो, है ना, ग्रीन बोर्ड पे नहीं चल सकते, वाइट लाइंस पे ही आपको चलना है। ओके, तो 0 0 और वो जो वायर है उसकी लेंथ है 1 0, 1 लेंथ है, ये 2 0 हो जाएगा, ये 3 0 हो जाएगा, ये 4 0 और ये 5 0। अच्छा, मिस्टर ए लिव्स एट ओरिजिन एंड हैज हिज ऑफिस एट 4 5, 4 5, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5। मिस्टर ए कैन लिव, फ्रेंड लिव्स एट 2 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, ये पॉइंट है 2,3 on the same plane. Mr. A can go to his office traveling 1 block at a time in the plus y or plus x direction. If all possible paths are equally likely, then probability that A passed his friend's house. तो A जो है गुजरा किस पॉइंट से होके गुजरा, इससे। तो भाई जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो दुनिया में 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वो यहाँ से होके गुजरा या नहीं गुजरा। तो अपन ऐसा करें, पास्ट हिज फ्रेंड्स हाउस, चलो ये 2 तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल माइनस नॉट गॉन थ्रू हिज फ्रेंड्स हाउस या गॉन थ्रू हिज फ्रेंड्स हाउस। तो ठीक है भाई, टोटल वेज क्या होंगे पहुंचने के वो देख लेते हैं। तो अपन जानते हैं कि जैसे मान लो रास्ता ये यूँ गया, यूँ 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 यूँ,
यों यों यों। तो इसको कैसे बोलते हैं? ये एक हॉरिजॉन्टल पाथ लिया गया, फिर वर्टिकल 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 वर्टिकल, 4 वर्टिकल, 4 बार V, फिर हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल, फिर क्या है? एक वर्टिकल। तो ये कितने पाथ हो गए? 3 H है, और ये क्या चक्कर हुआ? H कितने थे? अच्छा यहाँ पर है क्या? तो एक यहाँ पर भी जाना पड़ेगा इसके बाद, यहाँ से हम, तो एक हॉरिजॉन्टल पाथ। तो कितने H हो गए? 4 तो H और 5 V है ना, ये है। तो ट्रैवलिंग 1 ब्लॉक एट ए टाइम आइदर इन +y और +x। तो इस तरह से ट्रैवल किया। इफ ऑल पॉसिबल पाथ्स आर इक्वली लाइकली देन द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए पास्ड हिज फ्रेंड्स हाउस। ठीक है भाई। तो अपने को पता है दिस इज वन वे टू मूव फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट 45। तो अपने को पता चल गया यहाँ से कि 4 तो हॉरिजॉन्टल पाथ होंगे और 5 वर्टिकल पाथ। अब इसका कोई और अरेंजमेंट ले, मान लो जैसे H H H V V V V V H V। तो ये एक और तरीका हो गया चलने का। कैसा वाला? ऐसा वाला 3H H H H V V V V H V, ये हो गया। तो 3H 3H 4V 1H फिर V। तो ये जो चीज़ है वो अपने आप में तरीका शो कर रही है ना? क्या चीज़ शो कर रही है? एक तरीका सफ़र तय करने का। एंड दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ 4 हॉरिजॉन्टल पाथ 5 वर्टिकल पाथ। ये भी 4 हॉरिजॉन्टल पाथ 5 वर्टिकल पाथ। तो 4 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल पाथ कवर करने के जो तरीके हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज हैं, वो क्या हो जाएंगे? इनके अलग अलग अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ये मैंने आपको क्लास में बताया था। डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट पाथ। जितने अलग अलग रास्ते वो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं अलग अलग अरेंजमेंट को। तो ये कितनी चीज़ें? टोटल 9 चीज़ें, उनमें 4 अलाइक ऑफ वन काइंड और 5 अलाइक ऑफ वन काइंड। तो इस फिगर को क्या बोलते थे अपन? 9C5 या 9C4, एक ही बात है। तो ऑल पॉसिबल पाथ भाई, टोटल तरीके, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है? 9C4। और अब अगर यहाँ से 2,3 से होकर के ही गुजरना है, तो आप सोचें कि 0 0 से 2 3 पर होकर के ही गुजरना है, तो पहले अपन 2 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल पाथ ले लें। 2 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल पाथ ले लें, ताकि 0 0 से निश्चित रूप से मैं इस पॉइंट से तो गुजरूँ ही गुजरूँ। और अब इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है, तो कितने हॉरिजॉन्टल पाथ लेंगे? देखो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 - 2, यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल पाथ चाहिए होंगे। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 - 3, यानी कि कितने वर्टिकल पाथ चाहिए होंगे? 2 वर्टिकल पाथ। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगा अगर मैं इस सफ़र के बाद 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल पाथ ले लेता हूं तो इसका मतलब अगर मुझे अपने दोस्त के घर से होकर के गुजरना है तो मेरा सफ़र 2 स्टेप्स में डिवाइड हो गया है। फर्स्ट स्टेप 0 0 से 2 3, सेकेंड स्टेप 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल। और मैंने आपको बताया था जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाता, तो जब अलग अलग स्टेप्स को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है ना, कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो पहला सफ़र होगा मेरा 5 कदमों का, 2 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल। अगला सफ़र होगा मेरा 4 कदमों का, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल। वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ना। 5C2 लिखा है, 5C2 कितना होता है? 10 मुझे याद है, 4C2 मुझे याद है, 9C4 मुझे याद नहीं है। 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9C4, 9 8 7 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 24। तो वे 6 और 6 कट गया, तो 10 × 24 डिवाइडेड बाय 9 × 8 × 7। भाई 8 3 का कितना हो जाएगा? 24। एक 3 और काट देते हैं तो 10/3 आ जाएगा। यार 10/21 है ना, कोई ऑप्शन देखो 10/21 कहाँ पर है? ये रहा, है ना। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर।
अभी तो अपना जो आंसर है वो आ गया 10/21 है ना। मैं एक और तरीका बता रहा था आपको, टोटल माइनस नॉट गोइंग थ्रू है ना, तो उससे क्या हो जाएगा गोइंग थ्रू। तो टोटल कर लेते हैं अपन, टोटल माइनस नॉट गोइंग। अभी टोटल माइनस नॉट गोइंग, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है, अपने को पता है। डिनोमिनेटर तो वही आ जाएगा 9c4, और नॉट गोइंग थ्रू द पाथ है ना, तो नॉट गोइंग थ्रू द पाथ के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वो एक्चुअली आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन नंबर ऑफ वेज निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ वेज जो है वो हो जाएंगे 9c4 इज इक्वल टू, ये कितना आया था 5c2 मल्टीप्लाइड बाय 4c2, 5c3 इंटू 4c2 एक ही बात है, प्लस नॉट गोइंग, ठीक है। तो गोइंग और ये नॉट गोइंग, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस नॉट गोइंग हो जाएगा 9c4 माइनस 5c2 और इंटू 4c2 डिवाइडेड बाय 9c4। वैसे तो ये क्वांटिटी और वो क्वांटिटी सेम ही आने वाला है ना, आंसर तो सेम ही रहेगा, ठीक है भाई। तो ये 28th क्वेश्चन से अपन ने सीखा कि ग्रिड प्रॉब्लम्स के अंदर क्या करना होता है, जो डिफरेंट वेज टू रीच अपनी मंजिल जो है उस पर पहुंचने के जो डिफरेंट रास्ते होते हैं वो एक्चुअली में एच 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 अलाइक ऑब्जेक्ट और वी 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 अलाइक ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट अरेंजमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है ना। 9 नंबर्स 1 से लेकर के 9 आर पुट इनटू 3x3 एरे। 3x3 एरे मैंने बताया था आपको, मैट्रिक्स को ही जो है वो एक एरे कहते हैं। सो दैट ईच नंबर अकर एग्जैक्टली वंस है ना, तो 9 पोजीशंस हैं और हर एक नंबर को कितनी बार इस्तेमाल में लेना है, एक बार, तो यानी कि कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन एटलीस्ट वन हॉरिजॉन्टल रो इज ग्रेटर देन 21, यानी कि जैसे आपने बनाया ये फर्स्ट पोजीशन 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 है ना, इस तरह से ये 9 पोजीशंस हैं। अभी 9 पोजीशंस के अंदर अगर अपन ध्यान से देखें तो ये बोल रहा है एटलीस्ट वन हॉरिजॉन्टल रो ग्रेटर देन 21, यानी कि कोई एक रो, अब वो कोई एक रो इसने कुछ बोला तो है नहीं, एटलीस्ट 1 बोला है। हो सकता है कि भाई 21 वैसे तो काफ़ी बड़ा नंबर है, हो सकता है अपने को मौका ही ना मिले कि एक हॉरिजॉन्टल रो से ज़्यादा में अपन सम 21 ला पाएँ, पर फिलहाल ये बोल रहा है कि या तो ये 3 नंबरों का सम 21 से बड़ा या ये। एक बार अपन देखते हैं कि एक रो में जो 3 नंबर्स आ सकते हैं उनका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा, क्योंकि डिफरेंट है, अगला सबसे बड़ा और अगला सबसे बड़ा, तो ये कितना आ रहा है 24। अच्छा, अगर मान लो मैंने ये 3 सबसे बड़े नंबर ले लिए, तो अगले जो 3 सबसे बड़े नंबर हैं वो हैं 6 5 4 और ये कितना आ जाएगा 15। तो ये तो असंभव है कि एटलीस्ट वन हॉरिजॉन्टल रो के लिए बोले और मैं 2 रोज में सम 21 से ज़्यादा ले पाऊँ, नहीं आ पाएगा। 2 रोज में सम 21 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार आपने जो 21 से बड़ा कर दिया तो दूसरा वाला तो बहुत छोटा हो रहा है। तो ये इनडायरेक्टली इस भाषा से वो क्या कह रहा है, इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है एग्जैक्टली वन हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है ना, क्योंकि 2 हॉरिजॉन्टल रोज में सम 21 ला पाना दूर दूर तक अपने को लग रहा है कि हाँ पॉसिबल ही नहीं होगा। तो एग्जैक्टली वन हॉरिजॉन्टल रो में सम जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 21 होना चाहिए। अच्छा, तो मान लो अपने को सम 21 लाना है, तो वो 3 नंबरों का जो है अपने को केस बनाना पड़ेगा। एक केस तो आ गया अपना, केस 1 कि मैं एक रो में नंबर ले लूँ 9 8 7, इससे सम हो जाएगा 24। सेकेंड केस, भाई अब अपन ऐसा करते हैं 9 और 8 को फिक्स कर लेते हैं, तो 7 की जगह कर लिया अपन ने 6। तो अगर अब यहाँ पर सम 24 था तो यहाँ पर सम कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 23। एक और खेल खेल सकते हैं अपन 9 8 के साथ, वो है 9 8 5 और वो इससे कम हो जाएगा, चलेगा, 21 से बड़ा है। पर 9 8 का कॉम्बिनेशन खत्म हो गया
क्योंकि 9 8 4 कितना हो जाएगा 21। सो अभी तक 9 8 के साथ हम कितने केसेस बना पाए, 3 केस है ना। अब और अपन खेल अगर खेलें तो 9 8 को छोड़ना पड़ेगा और चौथा केस मान लो 9 से शुरुआत करें तो 9 8 तो ख़त्म हो गया। तो अगला थॉट क्या आता है दिमाग में, 9 7 और 8 नहीं लेना है, यहाँ पर 8 नहीं लेना है। तो 7 से छोटा नंबर कितना हो जाएगा 6। एक बार देखते हैं कितना 13 ये आ रहा है 22। ओहो हो, तो 9 के साथ अगर 7 लें तो ठीक। अब अपन सोचते हैं कि 9 के साथ अगर 7 नहीं है और छोटा नंबर है तो 9 के साथ 6 और छोटा नंबर अगर 5 ले लूँगा तो ये ऊपर वाले से क्या हो जाएगा 2 कम, नॉट पॉसिबल। तो ये केस की संभावना नहीं उठती। 9 8 इन पहले 3 केस में समाप्त हो चुका है। 9 7 इस केस में समाप्त हो गया। 9 7 के साथ और कुछ नहीं आ रहा और 9 के साथ कोई और अगर मैं लेता हूँ, 9 के साथ कोई और अगर मैं लेता हूँ, जैसे 9 के साथ मैंने 6 लिया तो ये तो नंबर काफ़ी कम हो गया, ठीक है ना। 9 6 5 तो कितना हो गया 20 आ गया। तो 9 का खेल खत्म हो चुका है। अब 9 का खेल खत्म हो चुका है तो अपन 8 पर आ जाते हैं। हो सकता है शायद 8 से बन जाए। 8 के साथ सबसे बड़े बड़े नंबर लिए मैंने तो क्या बनेगा, 8 अगर ले रहा हूँ और बाकी सारे नंबर काफ़ी बड़े बड़े हैं, 9 नहीं ले रहा हूँ, तो 8 7 6 ही जो है मेरे को क्या देगा, मैक्सिमम सम देगा। और ये कितना आ रहा है 21। तो ये तो आ ही नहीं रहा। तो 8 के साथ तो आएगा ही नहीं, यानी कि 8 अगर मैक्सिमम नंबर है तो सम 21 से ज़्यादा आएगा ही नहीं। सम तो खुद ही 21 आ रहा है। तो जब 8 के साथ ही पॉसिबल नहीं है तो 8 से अगर छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर है तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा कि सम 21 आ जाए, ठीक। तो हमने देखा कि 9 तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। 9 तो आना ही चाहिए क्योंकि 8 के साथ मैक्सिमम 21 ही हो रहा है, 21 से ज़्यादा नहीं हो रहा। तो दीज आर द 4 केसेस, ठीक है भाई। 9 numbers are put into 3x3 array so that each number, ठीक है। तो ये 4 केसेस हैं। अपन केस 1 जो है उसके कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। या आप 4 केस के लिए ले लो, 4C1 ले लो। 4C1 से मैंने क्या किया, इन चारों में से कोई एक सेट ऑफ नंबर सेलेक्ट किया। 1 सेट ऑफ नंबर सेलेक्टेड, लेट्स से ये सेट। अब जब मैंने सेट को सेलेक्ट कर लिया, इस सेट के लिए मुझे देखना होगा क्योंकि इस सेट को मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ। रखने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो फर्स्ट रो या सेकेंड रो में रख सकता हूँ या थर्ड रो में रख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, सेट को सेलेक्ट किया फिर रो को सेलेक्ट किया। ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ सेट्स, सिलेक्शन ऑफ सेट आउट ऑफ 1 2 3 4 केसेस। ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ रो, सिलेक्शन ऑफ रो। कौन सी रो में डालूंगा, फर्स्ट रो में डालूंगा कि सेकंड में डालूंगा कि थर्ड में डालूंगा। अब मान लो मैंने 3 नंबर ले लिए, वो थे 9 8 7 और रो ले ली फर्स्ट। अब 9 8 7 को मैं रखना चाहता हूँ तो रखने के भी हिसाब किताब होंगे, रखने के भी अरेंजमेंट के भी तरीके होंगे। क्योंकि 9 8 7 यूँ रखूँ चाहे 8 9 7 यूँ रखूँ, सम तो क्या रहेगा, सेम है ना। अरेंजमेंट करने से, अलग अलग अरेंजमेंट करने से सम तो वही रहता है। तो 3 चीज़ों के 3 जगह अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। अब बाकी जो नंबर बचे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी 6 नंबर हैं तो 6 नंबरों को रिमेनिंग 6 पोजीशंस पर रखने का तरीका कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल है ना। ये आ गया। अब क्या कह रहा था, प्रोबेबिलिटी पूछा था नहीं, तो प्रोबेबिलिटी दैट। अब भाई जो अपना सैम्पल स्पेस है, टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, वो क्या है कि भी 9 नंबर हैं और उन्हें कहाँ रखना है, 9 जगहों पर। तो 9 नंबर 9 जगह रखने के तरीके कितने होते हैं, 9 फैक्टोरियल। अच्छा तो इसमें 9 फैक्टोरियल में ये काट दिए, कितना आ जाएगा 7 8 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 3। तो 6 4 ज़ा 24, 9 8 ज़ा 72, 6 4 ज़ा 24 12, ये तो पूरा ही कट गया, 1/7 आ रहा है। तो 1/7 अपना आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो अपना आंसर है। तो सैम्पल स्पेस क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 चीज़ें 9 जगह रखना कितना था, 9 फैक्टोरियल। और बाकी इसमें आपको केसेस बनाने थे। तो आईआईटी में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, उसमें अपने को केसेस बनाने होते हैं। जितने भी पॉसिबल केसेस हैं उनको करेक्टली गिनना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डी अरेंजमेंट के सवाल मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि डी अरेंजमेंट के सवाल अपने वो जो फुल पेपर हैं उसके अंदर आ जाएंगे। %13 बेस थ्योरम के भी सवाल नहीं लिए, वो भी फुल पेपर के अंदर आएंगे, ठीक है।
13 पर्सन्स टेक देयर प्लेसेस एट अ राउंड टेबल। ये सर्कुलर परम्यूटेशन का मैंने सवाल लिया है जिस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। 13 पर्सन्स टेक देयर प्लेसेस एट अ राउंड टेबल, देन द ऑड्स अगेंस्ट 2 पर्सन्स, है ना। सबसे पहले याद करो ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है और ऑड्स इन फेवर क्या होता है ना। तो ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर क्या होता है, जीत अपॉन हार, है ना, जीतने की प्रोबेबिलिटी और हारने की प्रोबेबिलिटी। और ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल। ऑड्स अगेंस्ट कोई इवेंट है तो वो होता है हारने का चांस डिवाइडेड बाय जीतने का चांस। तो क्या दे रखा है इसने, 13 पर्सन्स टेक देयर प्लेसेस एट अ राउंड टेबल। तो 13 अलग अलग लोगों को अगर अपन सर्कल पर बिठा रहे हैं तो अपने को पता है n लोगों को सर्कल पे बिठाने का जो नंबर ऑफ वेज होता है क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल। अच्छा, तो ऑड्स अगेंस्ट 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर इज, तो भाई नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, n-1 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, n कितना है 13, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 12 फैक्टोरियल। ऑड्स अगेंस्ट 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर, तो पहले मैं क्या करूं, पहले मैं 2 लोगों के साथ बैठने का चांस निकाल लेता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा अपना अल्फा। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी 2 पर्टिकुलर, 2 खास लोग हैं, 2 पर्टिकुलर सिटिंग टुगेदर। मैं कह रहा था 2 लोग जो हैं उनको साथ बैठने का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं अपन अल्फा, तो ये हो जाएगा जीतने का चांस। और निकालना क्या है, ऑड्स अगेंस्ट, तो ऑड्स अगेंस्ट अगर जीतने का चांस अल्फा है तो हारने का कितना होगा 1 माइनस अल्फा और अल्फा, है ना। तो अपने को क्या निकालना है, 1 बाय अल्फा माइनस 1, ये अपना आंसर है ना, ये चीज़ अपने को कैलकुलेट करनी है। अच्छा, 2 लोग अगर साथ बैठे हैं तो ऐसा किया अपन ने, जैसे मान लो 1 2 3 4 डैश डैश और ये 13 है। वो जो 2 खास लोग हैं मान लो उनके नाम है 1 और 13, ठीक है, 1 और 13। तो क्या करना है उनको, इसने क्या बोला है 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर, दोनों को साथ बिठाना है। तो अपन जब भी 2 लोगों को साथ रखना होता है तो अपन उनको क्या करते हैं, बांध देते हैं। अपन ने उन दोनों को एक बोरे में बंद कर दिया, तो इनको बोरे में बंद कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट कहलाएगा, दिस इज 1 यूनिट, है ना, जो आपको अरेंज करनी। अच्छा, 1 और 13 के अलावा बाकी कितने लोग बचे अपने, 11। इसको अगर 1 यूनिट माने, ठीक है, तो बाकी कितने, टोटल कितने थे 13, इसको 1 कर दिया, तो 2 से लेकर के 12 जो हैं वो कितने बन जाएंगे आपके, 2 से 12 हो जाएंगे 11 यूनिट। तो 11 और 1 यूनिट खुद, तो 11 प्लस 1 कितनी यूनिट हो गई, 12। अब इन 12 यूनिट्स को आप सर्कल पर अरेंज कर दो। तो 12 यूनिट्स को सर्कल पर अरेंज करने का तरीका क्या होता है, 11 फैक्टोरियल। और ये जो बोरे में बंद है वो क्या है, 13-1 ऐसे करके अरेंज हो सकते हैं, और क्या है 1-13 ऐसे करके भी ये अरेंज हो सकते हैं, जिसे अपन कहते हैं इंटरनल अरेंजमेंट। तो 1 और 13 का इंटरनल अरेंजमेंट कितने तरीकों से होगा, 2 तरीकों से, यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो दीज आर द वेज और दीज आर द टोटल वेज। तो फेवरेबल वेज 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो कितना आ जाएगा 2 बाय 12 आ रहा है 1 बाय 6, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 5। तो ऑड्स अगेंस्ट कितना आ जाएगा 5:1, ठीक है ना, ये ए ऑप्शन अपना आंसर। अब इसमें मैं एक मेथड और बताता हूँ, गैप मेथड। हाँ, ये तो अपन ने क्या किया, ये मेथड होता है स्ट्रिंग मेथड, यानी कि चीज़ों को बांध देना। दूसरा मेथड होता है कि अगर आपको कुछ चीज़ों को दूर दूर रखना है तो आप क्या करो, उनको गैप्स में डाल दो। तो गैप में डालने पर क्या होता है कि अगर आप उनको गैप्स में डाल रहे हो बाकी लोगों के, तो उनके बीच में दूरियां हो जाएंगी। तो लिख लेते हैं इसको, टोटल इज इक्वल टू, या तो वो लोग साथ होंगे टुगेदर, या नॉट टुगेदर, या फार अवे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो अपने को पता ही है 12 फैक्टोरियल, टुगेदर वाला निकालना है, नॉट टुगेदर। तो अपन ने क्या किया, जो 2 खास लोग हैं उनको तो छोड़ दो, आप भूल जाओ, बाकी कितने लोग बचे 11। तो पहले अपन ने इन 11 लोगों को सर्कल पे अरेंज कर दिया। तो 11 लोगों को सर्कल पर अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 10 फैक्टोरियल। मान लो ये हैं आपके 1 2 3 4 से लेकर के 11, ये वो 11 लोग हैं। अब मैंने आपको बताया था लीनियर परम्यूटेशन में 10 लोग कितने गैप देते हैं, 11।
यानी कि n लोग कितने गैप देते हैं, एक ज़्यादा। पर सर्कुलर परम्यूटेशन में जो 11 लोग हैं वो कितने गैप देंगे, 11। 11 चीज़ें कितने गैप देती हैं, 11। तो 11 चीज़ों ने जब 11 गैप दिए और हमें कितने लोगों को बिठाना है वहाँ पर, 2 लोगों को। तो 2 लोगों के लिए अपने को कितने गैप चाहिए, 2 चाहिए। तो 11 गैप में से 2 को सिलेक्ट कर लिया जहाँ पर वहाँ उनको बिठाएंगे। तो 11 चीज़ों में से 2 गैप्स को सेलेक्ट करने का वेस्ट कितना हो जाएगा, 11C2। और उन 2 गैप को सेलेक्ट कर लिया, मान लो इसको और इसको। तो इन 2 जगहों पर 2 लोगों को बिठाने का तरीका कितना होता है, 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 11C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब भाई ये कितना आ रहा है, 12 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल इंटू 11C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू टुगेदर। हाँ भाई, अब अपने को क्या करना है, ये डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल इंटू 11C2 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल, है ना, ये करना है। तो ये तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 11 इंटू 12। और बेटे 11C2 कितना होता है, 11C2 होता है 11 इंटू 10 अपॉन 2 और 2 फैक्टोरियल का 2। तो 2 2 11 11 10 बाई 12। भाई 10 बाई 12 कितना हो जाएगा, 5/6। और 1 माइनस 5/6 कितना आएगा, 1/6। तो अपन ने ये देखा कि जो गैप मेथड है उससे अपना प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा था, 1/6। अगेन आंसर कितना आएगा, 6 - 1 5। तो ऑड्स अगेंस्ट कितने हैं, 5:1 है। ठीक है भाई, आज अपन ने ये 5th पेपर फिनिश कर लिया। नेक्स्ट जो पेपर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, और मैं उसके टॉपिक्स बताता हूँ आपको। 6th पेपर के टॉपिक है, कोनिक सेक्शन का पेपर है और वेक्टर 3D, ठीक है ना, ये 5 टॉपिक है। तो ये आप एक बार ज़रूर रिवाइज करें, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई पेपर दें उससे पहले आप एक बार वो टॉपिक्स रिवाइज कर लें, फिर आप वो जो फॉर्मूले हैं उन टॉपिक्स के उनको पढ़ लें अच्छे से, फिर आप पेपर दें। और पेपर को पूरी जान से दें, उसके बाद ही ये वीडियो सॉल्यूशंस देखें, ठीक है। हो सकता है आप पूरा रिवाइज ना कर पाएँ, तो आप डायरेक्ट वीडियो सॉल्यूशन देखें और वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपके वो टॉपिक्स, उसके मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे अपने पेपर 6 डिस्कस करना है। प्लीज़ गिव इट इन एग्जामिनेशन कंडीशन, ओनली देयर आफ्टर सी इट्स वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। बाय बाय।